सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे हों। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था बेल्जियम के बारे में और श्रीलंका के बारे में, आज का हमारा नया टॉपिक है मेजोरिटेरिज्म इन श्रीलंका। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि मेजोरिटेरिज्म का मतलब क्या होता है। तो मेजोरिटेरिज्म का मतलब बेसिकली ये होता है कि जो भी मेजॉरिटी कम्युनिटी है किसी भी कंट्री की, वही डिसाइड करेगी कि वहाँ क्या क्या डिसीजंस लिए जाएंगे, और इसकी वजह से हमेशा जो माइनॉरिटी कम्युनिटी रहती है उनकी नीड्स इग्नोर हो जाते हैं। So basically, majoritarianism is the belief that the majority community of any population would have the final say in the government, and this often disregards the needs of the minority. तो अगर हम बात करें यहाँ पे श्रीलंका की, तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है कि श्रीलंका में दो कम्युनिटी बहुत ही प्रोमिनेंट है। पहला सिन्हाला और दूसरा है तमिल स्पीकर्स। सिन्हाला स्पीकर्स प्रोपोर्शन 74% है, और ऑफ कोर्स वही जो है वहाँ पे मेजॉरिटी में है। तो किस तरीके से मेजॉरिटेरिज्म को प्रमोट किया गया श्रीलंका में, वो हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। तो सबसे पहले श्रीलंका जो है वो इंडिपेंडेंट कंट्री बनती है 1948 में, अगर आपको पता हो। और ऑफ कोर्स आपको पता होना चाहिए कि इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट हुई है 1947 में। तो जस्ट उसके एक साल बाद श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिली। अब जो सिन्हाला कम्युनिटी के लीडर्स थे वो हमेशा चाह रहे थे कि उन्हीं का गवर्नमेंट में डोमिनेंस हो, क्योंकि वो मेजॉरिटी में है। तो ऐसा क्या क्या स्टेप लिया गया कि उन्हीं का डोमिनेंस वहाँ बना रहा। तो सबसे पहले हुआ कि 1956 में एक एक्ट को पास किया गया जिसने सिन्हाला लैंग्वेज को ही ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया। दूसरा, जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाती थी वो सिर्फ और सिर्फ सिन्हाला एप्लीकेंट्स को ही फेवर करती थी, किसी भी यूनिवर्सिटी पोजीशन में या गवर्नमेंट जॉब में। एक नया कॉन्स्टिट्यूशन आया और उसके तहत जो कंट्री है, स्टेट मीन्स कंट्री है, दैट इज़ श्रीलंका, वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्ट करेगी बुद्धिस्ट रिलीजन को और उसको प्रमोट भी करेगी। और बुद्धिज़्म, जैसा कि आपको मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया है, वो सिन्हाला स्पीकर्स का रिलीजन है। तो सिर्फ और सिर्फ उनके रिलीजन को ही यहाँ पे फेवर किया गया। तो जैसा कि हमने ये 3 स्टेप में देखा, पहला ये कि उनके लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया, दूसरा उन्हीं को फेवर किया गया किसी भी जॉब या यूनिवर्सिटी पोजीशन के लिए, और लास्ट उन्हीं के रिलीजन को प्रमोट किया गया। कहीं पे भी तमिल स्पीकर्स के लिए कुछ भी ऐसा पॉलिसी एक्ट नहीं लाया गया। दे फेल्ट ऑल इग्नोर्ड एवरी टाइम। तो ऑफकोर्स इसकी वजह से कुछ चीज़ें होंगी जो उनको प्रभाव करेंगी। तो क्या हुआ, क्या रिज़ल्ट हुआ इस मेजोरिटेरिज्म गवर्नमेंट का, वो हम लोग अब देखेंगे। तो जो श्रीलंकन तमिल्स हैं, तमिल्स में हमने 2 कैटेगरी पढ़ी थी, पहली ये श्रीलंकन तमिल्स और दूसरी इंडियन तमिल्स। तो श्रीलंकन तमिल्स का प्रोपोर्शन वहाँ सबसे ज़्यादा था 13%, और वो नेटिवली वहीं के थे। तो यहाँ पे हम लोग उनके बारे में पढ़ रहे हैं। श्रीलंकन तमिल्स जो हैं उनको ऐसा लगा कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी ली गई है, जो भी पॉलिटिकल बनी है बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर्स के द्वारा, वो उनके लैंग्वेज, जो तमिल लैंग्वेज है और उनका कल्चर है, उनको लेके बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं है, उनके लेके बिल्कुल भी चिंतित नहीं है कि उनको उनके लिए काम करें। वो सिर्फ और सिर्फ सिन्हाला लैंग्वेज, सिन्हाला स्पीकर्स के जॉब्स के बारे में और उनके रिलीजन के बारे में ही सोच रही है। तो सबसे पहले उनको पूरी तरीके से इग्नोरेंस फील हुआ। दूसरा क्या रिजल्ट हुआ मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट का, वो ये है कि जो तमिल स्पीकर्स उनको काफ़ी इग्नोरेंस फील हुई कि उनको कोई पॉलिटिकल राइट नहीं दिया जा रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है जॉब्स में भी और अदर अपॉर्चुनिटीज़ में भी। तो ये सारे कॉज हुए मेजोरिटेरिज्म इन श्रीलंका की वजह से। सो बेसिकली हमने देखा कि किस तरीके से श्रीलंकन तमिल्स को बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस फेस करनी पड़ी गवर्नमेंट के एक्शन की वजह से। तो वो चाहते थे कुछ डिमांड्स जो गवर्नमेंट उनकी सुने। उनमें से पहला डिमांड ये था कि वो तमिल को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज देखना चाहते थे, और इसके लिए उन्हें काफ़ी ज़्यादा पार्टीज़ और स्ट्रगल्स को भी लॉन्च किया। दूसरा, वो रीजनल ऑटोनॉमी चाहते थे। रीजनल ऑटोनॉमी बोलने का मतलब कि वो जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ पे वो अपने डिसीजंस खुद ले पाएँ। और वो लास्ट ये चाहते थे कि एजुकेशन और गवर्नमेंट में इक्वालिटी हो, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन उन्हें फेस ना करना पड़े। अब ये तीनों डिमांड जो हैं वो कॉन्टिन्यूसली रेपिडेटली गवर्नमेंट डिनाई करते जा रही थी। तो 1980s आते आते बहुत सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बने, और ये फेवर ऑफ कोर्स जो श्रीलंकन तमिल से उनको करते थे, और ये चाहते थे कि एक सेपरेट तमिल इलाम दे दिया जाए श्रीलंकन तमिल्स को, ताकि वो आराम से रह पाएँ। और वो चाहते थे ये जो सेपरेट तमिल इलाम बने वो नदर्न और ईस्टर्न पार्ट में ही बने, क्योंकि जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर्स में पढ़ाया है आपको कि नदर्न और ईस्टर्न पार्ट में ही श्रीलंकन तमिल्स जो हैं वो बसे हुए थे मेजरली। अब ये जो नीड्स थे, जो डिमांड्स थे, जो गवर्नमेंट से वो चाहती थी और गवर्नमेंट्स उनको डिनाई करते गए, इस वजह से ये जो कॉन्फ्लिक्ट है दो कम्युनिटीज़ के बीच में, सिन्हाला स्पीकर्स और श्रीलंकन तमिल्स, वो काफ़ी वाइड स्प्रेड हो गया, काफ़ी बड़ा हो गया, और इस वजह से ये एक सिविल वॉर में भी कन्वर्ट हो। कोई कहीं पे भी वॉर होती है तो ऑफकोर्स काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल इम्पैक्ट उसका होता है। तो वो क्या क्या हुआ वो एक बार देखते हैं। सबसे पहले दोनों कम्युनिटीज़ की तरफ से
हज़ारों की संख्या में लोग मारे गए, थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर किल्ड फ्रॉम बोथ ऑफ द कम्युनिटीज़, फ्रॉम द सिन्हाला कम्युनिटीज़ एज वेल एंड फ्रॉम द श्रीलंकन तमिल कम्युनिटीज़ एज वेल। बहुत सारी फैमिलीज़ जो हैं उनको उनको ज़बरदस्ती कंट्री छोड़ने में मजबूर कर दिया गया। इसकी वजह से जो ये वॉर हुआ उसकी वजह से सोशल प्लस कल्चरल और इकोनॉमिक लाइफ में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस देखने को मिला गया। ये सिविल वॉर 1980s के दौरान शुरू हुई और लास्टली 2009 में ख़त्म हुई। आज के लेक्चर में हमने देखा कि मेजोरिटेरिज्म इन श्रीलंका क्या है, उसके क्या क्या रिजल्ट हुए, लोगों ने क्या क्या डिमांड की गवर्नमेंट से, और फिर लास्टली कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सिविल वॉर क्या क्या रहा। अब इसके आगे के टॉपिक्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप सपोर्टिंग, कीप लर्निंग एंड आई विल कीप मेकिंग वीडियोज़ फॉर यू। थैंक यू।